नमस्ते। हिंदी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूं। पिछले 2 महीनों से मेरे और मेरे पति के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था। मेरे ससुर जी के देहांत को 3 महीने बीत चुके थे और तभी से मेरे पति की बस एक ही बात थी, सासू माँ को घर ले आते हैं। सच कहूं तो मुझे सासू माँ को लाकर अपने सिर पर बिठाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे डर था कि घर आते ही वह मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर देंगी। लेकिन इस आदमी को यह बात समझ ही नहीं आती थी। बस माँ अकेली है कि रट लगाए हुए था। हमारी 2 बेटियां हैं, सुजना और सुषमा, जो अभी स्कूल में पढ़ रही हैं। हम महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहते हैं और मेरे पति बैंक में रीजनल मैनेजर हैं। मेरे देवर हैदराबाद में रहते हैं। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और घर से ही प्रैक्टिस करते हैं। मेरी देवरानी देविका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनके भी एक बेटा और एक बेटी है। देविका नौकरी करती है, इसलिए मेरे पति सासू माँ को उनके पास छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें चिंता थी कि अगर माँ की तबीयत बिगड़ी तो नौकरी के चक्कर में वे लोग देखभाल नहीं कर पाएंगे। पर मेरा खून यह सोचकर खौलता था कि क्या मैं ही सबकी सेवा करने के लिए खाली बैठी हूं। मेरे पति का यह रवैया मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरे ससुर जी विजयवाड़ा के पास नंदीगाम में शिक्षक थे और वहां उनका बहुत सम्मान था। उन्होंने वहां 2 घर भी बनवाए थे। घूमते फिरते अचानक उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार के बाद मेरे पति उन्हें साथ लाना चाहते थे, लेकिन सासू माँ ने ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, अभी नहीं बेटा, यहाँ सब जान पहचान के लोग हैं। मैं तुम्हारे पिता के बनाए घर में ही रहूंगी। जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो तब ले जाना। तब मुझे लगा कि चलो, मैं तो अब बचेगी। पर तभी से मेरे पति ने झगड़ा शुरू कर दिया। वही बहस तो कभी मौन व्रत। घर की शांति पूरी तरह खत्म हो गई थी। मुझे गुस्सा आता था कि मैं ही हमेशा उनकी बात क्यों मानूं। वह मुझे क्यों नहीं समझते। एक दोपहर मेरी सहेली मानसा का फोन आया। उसने पूछा, क्या कह रहे हैं तुम्हारे पतिदेव? मैंने चिढ़कर कहा, वही पुरानी रट। सिरदर्द बन गया है यह मामला। सासू माँ को लाने के लिए पीछे पड़े हैं। मेरा तो भाग्य ही खराब है। मानसा ने मुझे भड़काते हुए कहा, देखो, तुम राजी मत होना। घर छोटा पड़ जाएगा, बच्चों को दिक्कत होगी और तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। बुजुर्ग घर में हों तो हर बात में टोका टाकी करते हैं। मेरे पति ने भी यही नाटक किया था, पर मैंने जब सख्ती दिखाई तो चुप हो गए। मैंने हताशा में कहा, मैंने जगह की बात की तो वह 4 बेडरूम वाला नया घर लेने को तैयार हैं। अब क्या करूं? तभी दरवाजे की घंटी बजी। फोन हाथ में लिए ही मैंने दरवाजा खोला। हमारा ड्राइवर तुकाराम खड़ा था। उसने हिंदी में कहा, मेम साहब, माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जाना है, 1000 रुपये चाहिए। मैंने चिढ़ते हुए सोचा कि एक यह आ गया। फिर मानसा से कहा कि बाद में बात करती हूं। मैंने उसे पैसे दिए और डायरी में लिख लिया। अक्सर मेरे काम करने वाले और ड्राइवर महीने के बीच में पैसे उधार लेते हैं और मैं उन्हें डायरी में नोट कर लेती हूं ताकि तनख्वाह से काट सकूं। रात को पति बैंक से आए। मैं चुप रही। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। खाना खाया और कमरे में चले गए। जब मैं रसोई समेटकर कमरे में पहुंची तो वे किताब पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही किताब रखकर बोले, कल बैंक में बहुत काम है, जल्दी जाना है, सुबह उठा देना। उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं दिया। मुझे लगा कि उन्हें मुझसे बात करना भी पसंद नहीं। मैं भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। आखिर कब तक यह खिंचाव चलेगा? क्या उनके लिए माँ मुझसे ज्यादा बड़ी हो गई? 16 साल की शादी में कभी ऐसा मनमुटाव नहीं हुआ था। क्या मेरी सोच गलत थी? वह वहां ठीक ही तो हैं। फिर इन्हें इतनी चिंता क्यों है? सोचते सोचते नींद आ गई। अगले दिन श्रावण मंगलवार था। पुणे में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। यहां एक बार बारिश शुरू हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेती। मेरी आदत है कि श्रावण के मंगलवार और शुक्रवार को मैं वेंकटेश्वर मंदिर जाती हूं
और वहां सुहागिन महिलाओं को भेंट देती हूँ। वहां बहुत से लोग रहते हैं जिनसे मेरी दोस्ती है। पति कार घर पर ही छोड़ गए थे। दोपहर में उनका फोन आया। उन्होंने बड़े प्यार और चिंता से कहा, घोरपड़ी फ्लाईओवर के पास दीवार गिर गई है, तुम मंदिर मत जाओ। ट्रैफिक डाइवर्ट है, आने में देर हो जाएगी और तुम परेशान होगी। अपनी सोसाइटी में ही किसी को भेंट दे दो। उनकी आवाज में मेरे लिए फिक्र सुनकर मेरे मन को तसल्ली मिल गया। मैंने सोचा, क्या मैं वाकई बेवजह झगड़ रही हूं? क्या सासू मां के मामले में मैं जरूरत से ज्यादा जिद्दी बन रही हूं? क्या मेरा अहंकार हमारे बीच दूरियां पैदा कर रहा है? शाम 5 बजे तुकाराम आया। हमारी सोसाइटी में ज्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं, घरेलू महिलाएं कम हैं और मेरी जान पहचान की कोई तेलुगु महिला भी नहीं थी। पुणे के स्थानीय लोगों को श्रावण के इन नियमों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। वे शिव पूजा और उपवास तो करते हैं, पर वरलक्ष्मी व्रत जैसा रिवाज यहाँ कम दिखता है। मैंने तुकाराम से पूछा कि पास में कोई मंदिर है क्या? उसने बताया कि पास में ही एक भवानी मंदिर है। मैं सामान लेकर कार में बैठ गई। तुकाराम कार को तंग गलियों से ले गया। वहां छोटे छोटे किराना स्टोर और टीन की छत वाले मकान थे। वह मजदूरों की बस्ती थी। किसी तरह कार मंदिर तक पहुंची। मैंने कहा कि मुझे भेंट देने के लिए सुहागिन महिलाएं चाहिए। तुकाराम ने कहा, मैं अपनी पत्नी, बच्चों और बस्ती की औरतों को लेकर आता हूं, आप मंदिर में बैठिए। मैं मंदिर के अंदर गई। यहां पुजारी नहीं थे, सब खुद ही दर्शन कर रहे थे। मैंने दिया जलाया और स्तोत्र पाठ करने लगी। थोड़ी देर में एक 30 साल की महिला 3 बेटियों के साथ आई। उसने परिचय दिया, मैं पुष्पा हूं, तुकाराम की पत्नी। उसके पीछे कुछ और महिलाएं भी आईं। मैंने सबको हल्दी कुमकुम लगाया और भेंट दी। पुष्पा ने बड़े प्यार से कहा, मेम साहब, हमारा घर यहीं पास में है, आप चलिए और हमारे यहाँ से हल्दी कुमकुम लेकर जाइए। मैं थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर सोचा कि जब उसने इतना सम्मान दिया है तो जाना चाहिए। पुष्पा के चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान थी। उसका घर टीन की छत वाला एक छोटा सा कमरा था, जो शायद मेरी रसोई के आधे हिस्से के बराबर भी नहीं था। बरामदे में उसके सास ससुर बैठे थे। ससुर जी एक बोरी से प्लास्टिक की थैलियां अलग कर रहे थे और सासू मां कमजोरी की वजह से वहीं बैठी थीं। मुझे देखते ही उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कमरे में एक ही बिस्तर था और वहीं सामान बिखरा था। मैंने सोचा, इतने छोटे कमरे में 3 बच्चों के साथ ये लोग कैसे रहते हैं? पुष्पा ने चाय के लिए पूछा। पहले तो मैंने मना किया, पर उसके जोर देने पर मैं मान गई। उसकी बड़ी बेटी ने बताया कि बिस्तर पर मम्मी पापा सोते हैं और बच्चे नीचे चटाई पर। दादा दादी बरामदे में सोते हैं और तेज बारिश होने पर सब अंदर ही सिमट जाते हैं। मुझे हैरानी हुई, इतने छोटे से कमरे में इतने लोग। मैंने पुष्पा से पूछा, क्या तुकाराम अकेले बेटे हैं? उसने बताया कि उनके 4 भाई बहन हैं, सब अलग अलग रहते हैं। फिर मैंने पूछा, क्या सास ससुर का खर्च और देखभाल तुम पर भारी नहीं पड़ता? तुम अकेली कैसे संभालती हो? आमतौर पर ऐसे सवाल पर लोग अपनी परेशानियां गिनाने लगते हैं, पर पुष्पा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सास ने 4 बच्चों को पालकर बड़ा किया है। अभी कुछ समय से ही वह बीमार हुई हैं। जब मैं काम पर जाती हूं तो वह बच्चों को संभालती हैं। हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? क्या अपनों को कभी छोड़ा जाता है? उसकी बात मेरे दिल पर चोट कर गई। मैंने पूछा, क्या सासू मां कभी डांटती नहीं? उसने हंसकर कहा, थोड़ा बहुत तो चलता है, पर हम बुरा नहीं मानते। मैं उनकी सेवा क्या करती हूं, वह घर रहकर बच्चों के लिए उससे कहीं ज्यादा करती हैं। पुष्पा की उस मुस्कान और संतोष ने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। जो सुकून उसके पास था, वह शायद मुझे जन्मों में भी न मिलता। घर लौटते समय मेरा मन बहुत हल्का था। घर आकर मैंने बच्चों को खाना खिलाया और पति की पसंद की हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी। जब पति घर आए तो मेरे चेहरे की शांति देखकर मुस्कुराए और पूछा, सबको भेंट दे आई?
मैं सोफे पर उनके पास बैठी, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, कल के लिए टिकट बुक कर लीजिए। मैं खुद जाकर सासू माँ को ले आऊंगी। मेरे पति को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह मेरी आंखों में सच तलाशने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं दिल से कह रही हूं, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया। उस पल जो सुकून मुझे मिला, वह शब्दों से परे था। मेरे पति ने जब मुझे अपने सीने से लगाया, तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो आंसू उस ग्लानि के थे जो पिछले 2 महीनों से मेरे मन में पल रही थी। जिस माँ को मैं अपने अस्तित्व पर बोझ समझ रही थी, उस पुष्पा ने मुझे दिखा दिया था कि वे तो घर की नींव होती हैं। अगले दिन जब मैं अपनी सासू माँ के घर नंदीगाम पहुंची, तो उन्हें देखते ही मेरा गला भर आया। वे बरामदे में अकेली बैठी में ताक रही थीं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में एक चमक सी कौंध गई, पर चेहरे पर वही संकोच था, जैसे पूछ रही हों कि क्या वाकई मुझे उनकी जरूरत है। मैंने उनके पैरों को छूकर कहा, अम्मा, घर चलिए। बच्चों को आपकी और हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अब से आप अकेले नहीं रहेंगी। सासू माँ ने कांपते हाथों से मेरा चेहरा थामा और सिसकते हुए बोली, मुझे डर था बहू कि कहीं मेरा साया तुम्हारे सुखी घर को भारी न लगने लगे, पर आज तूने मुझे फिर से जीने की वजह दे दी। जब हम पुणे पहुंचे, तो मेरे पति ने घर के दरवाजे पर ही हमारा स्वागत किया। उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और फिर मेरी ओर देखकर बस इतना कहा, आज मेरा घर वाकई घर बना है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों का हिसाब डायरी के पन्नों पर नहीं, बल्कि दिल के कोनों में रखा जाता है। वह एक कप चाय जो मैंने पुष्पा के उस छोटे से घर में पी थी, आज भी मेरे मन में मिठास घोल देती है। मैंने अब नौकरों का हिसाब लिखना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जहां प्रेम और अपनत्व होता है, वहां कर्ज नहीं होता, बस फर्ज होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर एक अच्छी कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।